Good morning, dear participants. आइए आज फिर एक बार मौका मिला है हमारा आपका इंट्रैक्शन एक बहुत ही अहम टॉपिक पे जिसकी सीरीज चल रही है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। आज हम जो आपके सामने उपस्थित हुए हैं अपने इस यूट्यूब के माध्यम से, तो आज हम दो विषयों पे जो है चर्चा करेंगे आपके साथ। इस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो सीपीआईओ के रूप में हो, एपीआईओ के रूप में हो। अब प्रश्न ये उठता है, सीपीआईओ मीन सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का मतलब है जो केंद्र सरकार के जितने भी कार्यालय हैं पूरे हिंदुस्तान में, उनमें सभी में सीपीआईओज बनाए गए हैं, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जन सूचना अधिकारी बनाए गए हैं जो लोगों को जो है सूचनाएं देने की जिम्मेदारी है। और सीपीआईओ की सहायता के लिए एक एपीआईओ भी बनाया जाता है कुछ बड़े बड़े संस्थानों में, जिसका फुल फॉर्म है असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो एक गाइड क्या है सीपीआईओ एपीआईओ के लिए ताकि उन्हें कार्य करने में सहूलियत रहे, तो उस पर थोड़ी सी चर्चा होगी कि सीपीआईओ एपीआईओ जो है, और इसी तरह से वो सेम एप्लीकेबल होगा एसपीआईओ के लिए भी, यानी स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। जो लोग स्टेट में काम कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, जो स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसर्स हैं उसमें जो भी स्टाफ ऑफिसर वर्क कर रहे हैं एज एसपीआईओ यानी स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के रूप में, उनके लिए भी सेम गाइड है, गाइडलाइन सेम है, सेम रूल रेगुलेशन एप्लीकेबल है स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसेस में भी। तो आइए इसके बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे सेक्शन 11 ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005, जिसमें थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन के बारे में बताया गया है। तो हमने देखा है वाइल वर्किंग ऑल्सो और अभी आफ्टर माई सुपरएनुएशन कि बहुत लोग मुझे जो है सेक्शन 11 के बारे में पूछते रहते हैं कि सर इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिए। जब मैं लेक्चर देने के लिए अनेक सरकारी संस्थानों में जाता हूं, तो आइए इन विषयों पे हम आपको क्लियर करते हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 एंड देन ए गाइड फॉर सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑब्लिक असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑब्लिक एसपीआईओ ऑल्सो स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसेस में। और फिर जो है वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 11 ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005 विच इज नोन एज थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। तो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन का क्या कंसेप्ट है, सेक्शन 11 को कैसे एप्लीकेबल करना है, क्या सेक्शन 11 जो है एग्जम्पशन क्लास है या एग्जम्पशन क्लास से अलग एक चीज है, इन सारे जो है कंसेप्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा और इन्हीं चर्चाओं को मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे कल्पना करिए, मान लीजिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, तो इसके बारे में तो अभी काफी अवेयरनेस हो गई है कि ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो 2005 में लागू हुआ था और अभी हम लोग आ गए हैं 2023 में। तो लगभग जो है 2023 की बात कहने का सेंस ये कि 17 साल लगभग जो है इस एनवायरनमेंट में हम लोग रह चुके हैं जब हमारे देश में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 ये एक बहुत सशक्त कानून बनाया गया है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, इसका मूल उद्देश्य है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। ये दो मूल उद्देश्य से ये पूरा एक्ट बनाया गया। देयर आर 31 सेक्शंस इन दिस पर्टिकुलर एक्ट। ये छोटा एक्ट है, 31 इसमें धाराएं हैं, 2 शेड्यूल हैं और इसका मूल केवल जो है एस्पेक्ट्स यही है कि लोगों को सूचनाएं उपलब्ध कराना। और लोगों का मतलब है भारत का नागरिक। कोई भारत का नागरिक है जो जिसके टैक्स से ये सरकारी तंत्र चलता है, वो उसको पूरा अधिकार है कि वो किसी भी सरकारी दफ्तर से सूचनाएं ले सकता है। तो एक तरह से ये रूल जो है भारत के नागरिकों को सशक्त करता है, यानी लोगों की सशक्तिकरण की दिशा में ये बहुत बड़ा एक कदम था, लोकतंत्र को मजबूत करता है। भारत का कोई भी नागरिक जो है उसको पता होना चाहिए कि भारत के जितने भी सरकारी दफ्तर है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट के, उनमें क्या कार्य हो रहा है, क्या कार्य प्रणाली है, क्या सूचनाएं उसमें रहती हैं उनके डोमेन में। पब्लिक अथॉरिटीज के जो एचओडीज हैं उनको पब्लिक अथॉरिटीज बनाया गया। तो वो जो है अपना सीपीआईओ को उन्होंने नॉमिनेट किया ताकि जन सूचना अधिकारी जो है लोगों को जो है एप्लीकेशन जब आए तो सूचनाएं दे सके। तो इस तरह का ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 है।
आइए इसी पे जो है अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पीपीटी देखिए, ये सामने खुली हुई है, एक गाइड फॉर द सीपीआईओ ऑब्लिक एसीपीआईओ, यानी सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑब्लिक असिस्टेंट सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो इनके लिए क्या गाइडलाइन है कि उनको क्या, जो लोग दफ्तरों में काम कर रहे हैं, चाहे वो संघ सरकार के ऑफिसर्स हों सेंट्रल गवर्नमेंट के, और चाहे स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हों, दोनों जगह आरटीआई एक्ट 2005 ये एप्लीकेबल है। और वहां पर जो है सीपीआईओ, एपीआईओ, एसपीआईओ ये लोग जो है नॉमिनेटेड हैं। तो दी आरटीआई एक्ट 2005 क्या करता है? इम्पावर्स, ये इम्पावर्स करता है, देखिए सिटीजन्स को। किसको एम्पावर करता है? ये सिटीजन्स को, यानी ये सशक्त बनाता है, सिटीजन को अधिकार देता है किस बात के? टू गेट इंफॉर्मेशन, कि वो इंफॉर्मेशन गेट कर सके कहां से? फ्रॉम एनी पब्लिक अथॉरिटी, यानी किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के डोमेन में। पब्लिक अथॉरिटी का मतलब एचओडी, कोई दफ्तर है उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो सब पब्लिक अथॉरिटी है। यानी हर दफ्तर का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनको जिम्मेदारी दी गई कि आप जो है कोई भी सूचना जो आपके जो है डोमेन में है, आपके अधीन है, वो आप जो है मुहैया कराएंगे, गेट कराएंगे किसको? सिटीजन को। उसके लिए इंपावर किया गया है ये कानून में सिटीजन्स को। द सीपीआईओ ऑफ ए पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी का सीपीआईओ जो है सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, यानी पब्लिक अथॉरिटी ने जो नॉमिनेट किया हुआ है जन सूचना अधिकारी अपने यहाँ, या असिस्टेंट सीपीआईओ जो, या स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स में एसपीआईओ जो है, प्लेज ए पाइवटल रोल, उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है किस बारे में? इन मेकिंग द राइट ऑफ ए सिटीजन, ये सिटीजन का जो अधिकार बनाया गया इस कानून के द्वारा कि वो सूचना तक उनका जो है पहुंच हो, उस पूरे जो ये सिद्धांत को, या मान लीजिए इस पूरे एक्ट को जो है किसमें कन्वर्ट करेंगे? रियलिटी, यानी इस पूरे कानून को जमीन पर उतारने के लिए सही अर्थों में वास्तविक, इस सपने को वास्तविकता में परिवर्तित करने के लिए कि भारत में लोकतंत्र है और असली शक्ति जो है भारत का नागरिक है, और उसके तहत वो कोई भी सूचना किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के डोमेन से ले सकता है। इसको इस सपने को साकार करने के लिए जो है, जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं उन्होंने सीपीआईओ नॉमिनेट किया, और सीपीआईओ का बड़ा अहम रोल हो जाता है। सीपीआईओ मतलब सीपीआईओ हो, एपीआईओ हो, एसीपीआईओ हो, या फिर स्टेट सीपीआईओ, यानी स्टेट गवर्नमेंट का जो है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, यानी जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उनकी भूमिका जो है वो बहुत ही अहम हो जाती है इस जो है कानून का जो एक अवधारणा है, इसको जो है फलीभूत करने के लिए। तो आइए, हमने बताया कि इस कानून का मतलब है दो मेन इसके पिलर्स हैं। नंबर एक, ट्रांसपेरेंसी, यानी सरकार के काम में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अर्थात पारदर्शिता, उसको मेंटेन करना 100%। और दूसरा है अकाउंटेबिलिटी, यानी सरकार के जितने भी दफ्तर जो काम कर रहे हैं, हर कार्य के लिए जो है अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। तो जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए हर कार्य क्या, और जो है एक कार्यों में जो है ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, यानी एकदम पारदर्शिता लाने के लिए कानून बना। तो हर सीपीआईओ को क्या क्या मालूम होना चाहिए, उसे अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन। पहला कि सूचना क्या है, पहले तो यही स्पष्ट होना चाहिए। तो इसका सेक्शन 2F में जो है ये इंफॉर्मेशन की डिफिनीशन दी हुई है। तो यानी हर सीपीआईओ, एपीआई, एसपीआई को जो सेक्शन 2F है उसके बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन। दूसरा है इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर, यानी सेक्शन 8 और 9। इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर जो है, डिस्क्लोजर से जो सूचनाएं एग्जेम्प्ट है वो सेक्शन 8 और 9 पता होगा। इसके बाद तीसरा बिंदु है, देखिए, रेंडरिंग असिस्टेंस टू एप्लीकेंट। एप्लीकेंट को क्या क्या असिस्टेंस रेंडर करने हैं, सीपीआईओ को, एसीपीआईओ को, या आपका स्टेट गवर्नमेंट के एसपीआईओ को। तो ये जो है सेक्शन 6 में है कि एप्लीकेंट को क्या क्या चीजें जो है, क्या सहायता मुहैया करानी है, उसका पूरे जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बताएं कि अगर कोई एप्लीकेंट है वो लिखा पढ़ा नहीं है, मान लीजिए इलिटरेट है, लेकिन उसका भी ये अधिकार है। अब वो किसी भी सीपीआईओ के पास जाकर के कहता है कि सर हमें आरटीआई लगानी है आपके दफ्तर में, ये बिंदु है, लेकिन मैं लिखना पढ़ना नहीं जानता। तो सीपीआईओ की ये ड्यूटी है कि वो उसको एक जो है क्लर्क प्रोवाइड करेंगे ताकि वो जो है उसकी एप्लीकेशन को ड्राफ्ट कर सके। यहां तक ये क्या क्या असिस्टेंस है, जैसे मान लीजिए इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट का जो है एक ऑप्शन रहता है कि कोई भी एप्लीकेंट जो है इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कर सकता है, वो मांग सकता है कि हमें आप जो है ये फाइल दिखाइए,
उसका इंस्पेक्शन का, तो ये प्रोवाइड करना जो है सीपीआईओ की जिम्मेदारी। तो सीपीआईओ को ये पता होना चाहिए कि हम उसे जो है क्या क्या असिस्टेंस जो है अवेलेबल, मान लीजिए कोई ब्लाइंड है तो वो कैसे लिखेगा अपनी एप्लीकेशन जो है, उस तरह से वो ये चीजें जो है सब क्या क्या असिस्टेंस प्रोवाइड करना है, ये पूरा अच्छी तरह से सीपीआईओ को पता होना चाहिए। नेक्स्ट आइए देखिए सुमोटो डिस्क्लोजर। अब ये सुमोटो डिस्क्लोजर सेक्शन 4 में है। सेक्शन 4 जो है वो ऑब्लिगेशन है सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का। तो यानी क्या ऑब्लिगेशन है, क्या उत्तरदायित्व है कि सुमोटो, ये लैटिन वर्ड है, सुमोटो का मतलब है कि स्व प्रेरणा से डिस्क्लोज करना, यानी अपना स्वतः है बिना किसी के मांगे ही हर सूचना जो है वेबसाइट पे डालना, यह सुमोटो डिस्क्लोजर है सेक्शन 4। और जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है सेक्शन 4, ये जो है सेक्शन 4 में ही है, सेक्शन 4(1)(b), जिसमें रोमन 1 to 17 है कि एक वेबसाइट बनाना और वेबसाइट में क्या क्या सूचनाएं डालते रहना है, उसको ऑडिट कराना है, ये सब जो है यहां पर जो है ये सीपीआईओ के संज्ञान में होना चाहिए। नेक्स्ट आइए फी फॉर सीकिंग इंफॉर्मेशन, यानी कितनी फी पड़ती है वो सूचना मांगने के लिए, वो सब पता होना चाहिए। फिर आइए कंटेंट्स एंड फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन, कंटेंट या फॉर्मेट एप्लीकेशन का क्या, एज सच तो कोई फॉर्मेट अभी नहीं है, वो जो है डाइल्यूट कर दिया गया है, अभी कोई फॉर्मेट नहीं। एक प्लेन सीट में जो है अगर मान लीजिए किसी ने लिखा है, एड्रेस किया है सीपीआईओ को और सब्जेक्ट लिखा कि उसे सूचना चाहिए जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्न बिंदुओं पर भारत का नागरिक है और वो 10 रुपए का मान लीजिए वो पोस्टल ऑर्डर लगाता है, उसमें अगर बीपीएल कैटेगरी का है तो कोई फीस की जरूरत नहीं, तो उसको बीपीएल कार्ड की फोटोकॉपी लगानी पड़ेगी और फिर वो जो है बिंदु लिख देता है और पता लिख देता है, तो बस हमें देना है। अभी कोई वैसा फॉर्मेट नहीं है, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो। आगे आइए इनवैलिड कैसे एप्लीकेशन कब होगी, ये जानना चाहिए सीपीआईओ को। इनवैलिड का मतलब अगर मान लीजिए वो 10 रुपए का पोस्ट ऑर्डर नहीं लगा है और ना ही वो बीपीएल लगा है, इसके मतलब इनवैलिड, उसने जो है इसका पैसा ही नहीं दिया है, तो इनवैलिड है। अगर एड्रेस ही नहीं लिखा है तो इनवैलिड हो जाएगा, कहाँ भेजेंगे, तो कुछ ना कुछ तो ये स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। या जो मान लीजिए उसने पूछे हुए हैं सूचनाएं वो थोड़ा भ्रामक टाइप की हैं, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि उसकी शब्दावली क्या है, तो वो जो है चीजें। नेक्स्ट है 9वां नंबर है ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन, 6(3) में ट्रांसफर करना है, ये मालूम होना चाहिए। सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन सेक्शन, सूचनाएं जो है वो हमको देना है, प्रदान करना है, सेक्शन 7 का ज्ञान होना चाहिए। सप्लाई ऑफ पार्ट इंफॉर्मेशन बाय सेवरेंस, यानी सेक्शन 10 है ये कि पार्ट इंफॉर्मेशन जो है अगर मान लीजिए कोई सूचना पेपर है उसमें 5 बिंदु हैं, उसमें 2 बिंदु जो है हिडन है किसी भी कारण से, तो जो 3 बिंदु ओपन है वो तो बताना पड़ेगा, तो उसको कहते हैं सेवरेंस, माने काट करके, यानी पार्ट इंफॉर्मेशन आपको देना सेक्शन 10। टाइम पीरियड फॉर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन, तो टाइम पीरियड सबको पता है कि 30 दिन के अंदर जो है सूचना देनी है और फर्स्ट अपील में आएगा तो फिर फर्दर 30 दिन के अंदर देनी है। सेकेंड अपील में सीआईसी के पास जाएगा तो 90 दिन में अपील लगानी है, तो उसकी क्या टाइम डिलीवरी है उसको मालूम होना चाहिए। थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन सेक्शन 11, हमने ऑलरेडी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन सेक्शन 11 आज लिया हुआ है, आपको अभी थोड़ी देर में हर चीज क्लियर हो जाएगी। अपील एंड कंप्लेंट सेक्शन 19 में है, कब अपील करेंगे कंप्लेंट कर सकता है वो सेक्शन 19 में। इम्पोजिशन ऑफ पेनाल्टी सेक्शन 20 है, इसके बारे में सीपीआईओ, एसपीआईओ और एपीआईओ को ज्ञान होना चाहिए पूरा। और नेक्स्ट पॉइंट में डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट सीपीआईओ, वो सेक्शन 20 है, ये लगाया जा सकता है फाइन जो है सीपीआईओ के ऊपर और डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जाता है। तो ये जो ये दंडात्मक इसका प्रोविजन है सेक्शन 20 है कि अगर सीपीआईओ के अगेंस्ट में कंप्लेंट मिलती है या सीपीआईओ जो है सूचनाएं सही ढंग से नहीं देते हैं और ये निरंतर उनमें ये जो है मान लीजिए इन्फ्रिंजमेंट पाया जाता है इस कानून का, वो ऑनर कर नहीं रहे हैं, तो ये जो है आपका जो है डिसिप्लिनरी एक्शन सेक्शन 20 में ले सकते हैं और फाइन लगा सकते हैं, 25,000 रुपए तक जो है फाइन लगाया जा सकता है। ये सब जो है एक गाइड है फॉर सीपीआईओ, एसीपीआईओ और एसपीआईओ के लिए। अब आइए हम सेक्शन 11 की तरफ चलते हैं। देखिए पीपीटी चेंज हुई है। सेक्शन 11 एक स्पेसिफिक धारा हम डिस्कस करते हैं जिसके बारे में लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो आइए सेक्शन 11 की बात करते हैं। सेक्शन 11 ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005 और इसको थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो हम आपको ये स्पष्ट करना चाहेंगे अपने अनुभव से कि सेक्शन 11 कोई एग्जम्पशन क्लाज नहीं है। बहुत कंफ्यूजन रहता है, लोग वो सोचते हैं कि थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन का मतलब एग्जम्पशन क्लाज है। एग्जम्पशन क्लाज आपका सेक्शन 8 और सेक्शन 9 है, इसके अलावा कोई एग्जम्पशन क्लाज नहीं। सेक्शन 8 मेनली सेक्शन 8 उसमें 10 एग्जम्पशंस हैं और फिर दूसरा सेक्शन 9 में उसमें 1 एग्जम्पशन है कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट का।
सेक्शन 11 जो है वो कोई भी एग्जम्पशन नहीं है। फिर क्या है सेक्शन 11? सेक्शन 11 थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन को कैसे हैंडल करेंगे आप, उसकी प्रोसीडिंग्स कैसे करेंगे अगर थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है और कोई पूछ रहा है एप्लीकेंट, कैसे प्रदान करेंगे, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन है। तो वो क्या है, मैं आपसे आइए एक एक करके आपको क्लियर करता हूं कि थर्ड पार्टी नीड नॉट बी प्राइवेट पर्सन्स एंड इट मे आल्सो इंक्लूड पब्लिक अथॉरिटी। देखिए पहले तो थर्ड पार्टी की अवधारणा क्या है। देखिए फर्स्ट पार्टी एप्लीकेंट हो गया जो सूचना मांग रहा है, सीपीआईओ जो सूचना देगा वो सेकेंड पार्टी हो गया, और थर्ड पार्टी मान लीजिए किसी सरकारी दफ्तर में किसी ने अपनी कोई सूचना जो है रखवाई हुई है वहां पर और कहा कि सर ये सूचना जो है कॉन्फिडेंशियल फॉर्म में है, कृपया इसे आप अपने पास रखिए। मान लीजिए इस तरीके से नहीं हो, या किसी सरकारी दफ्तर ने दूसरे सरकारी दफ्तर ने कोई चीज जो है वहां भेजा हुआ है और ये कहा हुआ कि सर ये सूचना हम आपको दे रहे हैं लेकिन ये कॉन्फिडेंशियल है, तो वो थर्ड पार्टी हो गई। यानी एक दफ्तर में किसी दूसरे सरकारी दफ्तर की सूचना जो कॉन्फिडेंशियल फॉर्म में है और उसने ये कह करके रखवाया हुआ थर्ड पार्टी ने कि सर ये कॉन्फिडेंशियल है, आप इसे अपने पास सुरक्षित रखिए, तो वो थर्ड पार्टी। या किसी व्यक्ति ने जो है मान लीजिए प्राइवेट पर्सन ने कोई अपनी सूचना जो है अपने दफ्तर को दी है, सीपीआईओ को दी है, ये कहते हुए कि ये सर कॉन्फिडेंशियल है, ये अपने पास, मान लीजिए कोई फर्म वहां है, फर्म सप्लाई करती है तो उसने अपने फर्म की कोई सूचना दी हुई है तो वो जो है कॉन्फिडेंशियल है, तो वो थर्ड पार्टी। यानी फर्स्ट पार्टी एप्लीकेंट हो गया, सेकंड पार्टी सीपीआई हो गया, और थर्ड पार्टी जो है चाहे प्राइवेट पर्सन हो और चाहे फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का दूसरा ऑफिस हो, इस तरह से जो है तीन पार्टियां हो गई। तो अब थर्ड, इसलिए यहां लिखा हुआ कि थर्ड पार्टी नीड नॉट बी प्राइवेट, कोई जरूरी नहीं कि थर्ड पार्टी कोई प्राइवेट पर्सन से हो, कई बार दूसरा सरकारी दफ्तर भी थर्ड पार्टी हो जाती है, यानी पब्लिक अथॉरिटी भी दूसरी जो है वो थर्ड पार्टी हो जाती है। ओके, अब आगे बढ़िए, आइए हम आगे बढ़ते हैं कि जब आपके पास उस सूचना को जो रखी गई है कॉन्फिडेंशियल फॉर्म में कोई मांग रहा है तो कैसे हैंडल होगा, उसके लिए ये सेक्शन 11 पूरा डिस्क्रिप्शन है। तो आइए हम उसको ऐसे ही बताते हैं। सबसे पहला काम जो है सीपीआईओ ये करेगा, इस तरह की जब भी एप्लीकेशन मिलेगी कि वो देखेगा, उसको स्क्रूटनाइज करेगा, उसको एनालाइज करेगा, किसको, जो एप्लीकेंट ने सूचना मांगी है, तो उसको एनालाइज ये करेगा कि क्या ये सूचना जो है दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती है। ये किसका प्रोरोगेटिव है डिसाइड करने का, सीपीआईओ को। सीपीआई पहले तो ये डिसाइड करेगा कि ये सूचना दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती, या इसमें नहीं दी जा सकती तो कोई एग्जम्पशन तो नहीं लेना सेक्शन 8 का। अब मान लीजिए वो पाता है कि ये सूचना नहीं दी जा सकती है, सेक्शन 8 का एग्जम्पशन हम लेंगे, ये कोई लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, तो उसे थर्ड पार्टी को रिफर करने की जरूरत नहीं है। फिर वो सिंपली जो है एप्लीकेंट को जवाब दे देगा कि भाई यार ये जो सूचना जो है सीपीआईओ ने ये डिसाइड किया है कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, ये सूचना नहीं दी जा सकती है और उसमें सेक्शन 8 का एग्जम्पशन हम लोग लेंगे। और वो स्पेसिफिक मान लीजिए कोट कर देता है कि, और रीजन्ड ऑर्डर में, रीजन्ड बिल्कुल ऑर्डर में जो है वो जवाब देता है कि सेक्शन 8(1)(j) में मान लीजिए सूचना हम नहीं देंगे आपको, और उसमें एग्जम्पशन लेते हैं। अगर इस तरह का सिचुएशन है तो वो जवाब दे देगा, काम खत्म। अब मान लीजिए सीपीआईओ ये डिसाइड करता कि नहीं ये सूचना देनी है, उसे ये एहसास हुआ कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है ये जो मांग रहा है एप्लीकेंट, और जो सूचना है वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में देना जरूरी है। ये किसका प्रोरोगेटिव, सीपीआईओ का। अब देना है, लेकिन चूंकि थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है, वो तृतीय पक्ष की सूचना है तो तृतीय पक्ष को तो इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अगर सीपीआईओ डिसाइड करता है कि देना, जब नहीं देना है तब तो कोई इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है थर्ड पार्टी की, लेकिन अगर डिसाइड करता देना है तो उसे चिट्ठी लिखनी पड़ेगी। अब ये प्रोसीजर है सेक्शन 11 कि उसे चिट्ठी लिखनी पड़ेगी, किसको, थर्ड पार्टी को, कि भाई ऐसा सब जो सूचना आपने कॉन्फिडेंशियल फॉर्म में हमारे डोमेन में रखवाया था या हमारे पब्लिक अथॉरिटी के डोमेन में रखवाया था, उस सूचना को कोई मांग रहा है, एप्लीकेंट मांग रहा कोई। अब आप बताइए कि उसे क्यों ना लार्जर पब्लिक, और सीपीआई ने डिसाइड किया कि इसको लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में दे दिया जाए, तो आप बताइए कि इसे लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में क्यों ना दे दिया जाए। इस तरह का जो है एक पत्र जो है सीपीआईओ भेजेगा किसके पास, थर्ड पार्टी के पास। कब, जब उसने ये तय किया कि ये सूचना दी जा सकती है और लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है, वो देने के मूड में है, मान लीजिए सीपीआईओ, उसका डिसीजन इस तरफ हैंगओवर हो रहा है कि नहीं दिया जाना चाहिए एप्लीकेंट को इन दी लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, तब वो चिट्ठी लिखेगा। अब उसके पास गया चिट्ठी, अब उसको जो भी इसके लिए वो उनका लॉजिक हो कि नहीं ये मत बताइए, उसके ये कारण है, जो भी उनका कहना है वो कारण लिखेंगे, और वो जो है ये कॉरेस्पॉन्डेंस जो है 10 दिन के अंदर जवाब आ जाएगा थर्ड पार्टी के पास से वापस, किसके पास, सीपीआईओ के पास। सीपीआईओ के पास आ जाएगा कि उसे नहीं मत दीजिए, मान लीजिए वो कहते हैं मत दीजिए, नॉर्मली तो यही होगा
कि वो कहेंगे कि नहीं नहीं हमारी तो ये सूचना जो है कॉन्फिडेंशियल फॉर्म में हमने आपके पास रखवाई थी, इसे मत दीजिए। जो भी लॉजिक रीजनिंग वो दे रहे हैं, जो भी अपनी बात कहने के सपोर्ट में जो भी वो तर्क देगा, उन तर्कों के आधार पर फिर सीपीआईओ फिर दोबारा एनालिसिस करेगा। दोबारा सीपीआईओ जो है वो एक वे करेगा, तौलेगा किस तराजू पे। एक तरफ तो ये जो थर्ड पार्टी जिसकी सूचना है कॉन्फिडेंशियल फॉर्म में वो कह रहा है कि मत बताइए, और दूसरी तरफ सीपीआई ने जो डिसाइड किया हुआ था कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में हम इसे देंगे। तो इन दोनों स्थितियों के बीच में वो एक तराजू में तौलेगा, और यदि पाता है कि मान लीजिए जो है सूचना नहीं देनी है, अगर ये पाता नहीं देनी है तो सेक्शन 8 में एग्जम्पशन क्लॉज वो डिसाइड करेगा और फिर लिख करके दे देगा कि ये सूचना नहीं देनी है, मान लीजिए उसने। लेकिन उसने तो ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है पहले से। अब मान लीजिए इस परिप्रेक्ष्य में जो उसने तृतीय पक्ष ने लिख करके दिया है, उसका जो लॉजिक और रीजनिंग है उसके परिप्रेक्ष्य में अगर वो डिसाइड करते हैं कि नहीं ये सूचना देनी है, इनके कहने के बावजूद भी देनी है, अगर ये डिसीजन फाइनल फिर होता है किसके आलोक में, ये जो उनकी बात आई है तृतीय पक्ष की, उसके आलोक में ये फिर डिसीजन होता है सीपीआईओ का कि नहीं ये देना होगा, तो फिर क्या करेंगे, फिर सीपीआईओ लिखेगा किसको इन्फॉर्म करेगा, तृतीय पक्ष को, कि भाई आपने जो बात कही है वो टेनेबल नहीं है और ये सूचना जो है लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में जो है सीपीआईओ देना चाहते हैं, डिसाइड ये किया है। तो वो क्या करेगा, वो अपील में आ जाएगा। उसको अधिकार है, किसको, तृतीय पक्ष को अधिकार है प्रथम अपील में आने का, द्वितीय अपील में। अब जब वो प्रथम अपील में आ जाएगा तो सीपीआईओ जो है तब तक वो सूचना डिस्क्लोज नहीं करेंगे जब तक कि उसकी अपील जो है खारिज नहीं हो जाती है, उसका डिसीजन नहीं मिल जाता है। तो पहला स्टेप हो गया कि वो फर्स्ट अपील में आएगा, रोक के रखना है आपको। अब फर्स्ट अपील डील होने दीजिए, जो अपीली अधिकारी है, एपीलेट अथॉरिटी है। अब जब फर्स्ट अपील हैंडल हो गया, फर्स्ट अपील ने कहा नहीं, सीपीआई ने जो डिसाइड किया है वो सही डिसाइड किया है, आप जो तर्क दे रहे हैं वो टेनेबल नहीं है, इस तरह का कोई डिसीजन होता है और ये चिट्ठी आती है सीपीआईओ के पास भी, आपके पास भी। तो फिर आप सीपीआईओ को और लिखते हैं कि नहीं नहीं हम द्वितीय अपील में जाएंगे, अभी डिस्क्लोज मत करिए, तो सीपीआईओ फिर रुक जाएंगे, वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे उस सूचना को और वेट करेंगे। वो सेकंड अपील जाएगी सीआईसी के पास, उसको अधिकार है तृतीय पक्ष को, वो सीआईसी के पास जाएगा 90 दिन के अंदर, वही सेम सिस्टम है। और फिर वहां डिसाइड होगा कि सीपीआई ने डिसाइड किया है ये तृतीय पक्ष की सूचना देने का लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में, जबकि थर्ड पार्टी कह रही है कि नहीं देना है, उसके अपने लॉजिक रीजनिंग है। ये कौन डिसाइड करेगा, अब सेकंड अपील डिसाइड होगी कहां पर, सीआईसी के लेवल में। और अगर सीआईसी ये डिसाइड करता है कि ये नहीं देना है सूचना, मान लीजिए किसके फेवर में जा रहा है वो तृतीय पक्ष के, तो बस काम खत्म, तृतीय पक्ष के उसमें जा रहा है, तो ये सीपीआईओ जो है वहीं पर अपना कार्रवाई खत्म कर देंगे, उसको बंद कर देंगे, नहीं देंगे और जवाब इस तरह का चला जाएगा, मतलब अपील उसकी डिसाइड हो गई, तो यानी नहीं देना है। अगर मान लीजिए सीआईसी ने भी डिसीजन ये दिया कि नहीं देना है, जो सीपीआई ने पहले डिसाइड किया था, जो अपीली अधिकारी ने डिसाइड किया कि नहीं ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में देना है, और उसकी थर्ड पार्टी की जो अपील थी, सेकंड अपील थी, सेकंड और फाइनल अपील, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया मान लीजिए, तो इसके मतलब सीपीआई के पास आएगा और जब वो भी अपील रिजेक्ट हो जाएगी तब उसको देना, तब वो सूचना दी जाएगी। हाँ, अगर हाईकोर्ट में वो मूव कर जाए तो बात अलग है, अगर वो तृतीय पक्ष हाईकोर्ट में मूव कर जाए उसके बाद तो अलग बात है, फिर रोक के रखना पड़ेगा, नहीं तो वहां तक जो है सेकंड अपील तक उसको जो है रोक के रखा गया था, और जैसे ही सेकंड अपील पूरा हो जाएगा और अगर वो आगे नहीं जाता है, वो कहता है ठीक है अब हम आगे नहीं इसको हाई कोर्ट में ले जाएंगे, तो वो जो है आप बता सकते हैं लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में, क्यों सीपीआई ने पहले से डिसाइड किया हुआ, तब जाके वो सूचना दी जाएगी। तो ये जो पूरा एक प्रक्रिया है थर्ड पार्टी का, वो सेक्शन 11 में बताया गया है। कंसेप्ट क्लियर हो गया। सेक्शन 11 कोई एग्जम्पशन क्लास नहीं है। जब सेक्शन 11 में ये डिसाइड होता है कि ये सूचना हमें नहीं देनी है, तो आपको सेक्शन 8 का एग्जम्पशन लेना पड़ेगा। आपको रीजनिंग और लॉजिक जो देना पड़ेगा वो सेक्शन 8 ही है, सहारा सेक्शन 8 का लेना पड़ेगा कि आप क्यों नहीं देना चाहते हैं। सेक्शन 11 का है तो नहीं देना, ये नहीं, ऐसा ये कोई जवाब नहीं है। सेक्शन 11 तो प्रोसेस है, वो ये प्रक्रिया बताता है कि थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है तो वो हैंडल कैसे होगा, सीपीआईओ उसे हैंडल कैसे करेगा। तो ये कंसेप्ट मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो रहा होगा। देखिए मैं इस सेक्शन 11 को पढ़ने जा रहा हूं। इन केस वेयर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी मेड अवेलेबल, ऐसा सूचना जो देनी है टू द एप्लीकेंट हैपेंस टू बी द इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द सम थर्ड पार्टी, जो कि थर्ड पार्टी ने सप्लाई किया हुआ है विद ए कंडीशन, इस शर्त के साथ दैट सच इंफॉर्मेशन शैल नॉट बी डिस्क्लोज्ड, कि इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं कीजिएगा टू एनी अदर, किसी दूसरे को, इन सच केस, ऐसे केसेस में, ऐसे मामलों में
द पीआईओ सेल सर्वे नोटिस, तो नोटिस सर्व करेगा किसको? ऑन सच थर्ड पार्टी को इस तरह की, फॉर इट्स कमेंट्स, कि वो अपना कमेंट्स दे भाई, ऑन द प्रपोजल टू द डिस्क्लोज, वो जो प्रपोजल है टू डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर। आगे आइए, इट इज ओनली आफ्टर रिसीविंग द थर्ड पार्टीज ऑब्जेक्शन। अब हमारी थर्ड पार्टी ने ऑब्जेक्शन लगा दिया कि नहीं मत दीजिए, इफ एनी द पीआईओ शैल डिसाइड, फिर पीआईओ डिसाइड करेंगे द इशू इस विषय में, वेदर सच इंफॉर्मेशन शैल बी मेड अवेलेबल टू द एप्लीकेंट और नॉट, कि दिया जाए या नहीं दिया जाए। उस आलोक में ही हैज टू वे, अब इसके बाद उसे जो है वे करेगा, वो तौलेगा द कंपैरेटिव पब्लिक इंटरेस्ट, वो जो तुलनात्मक रूप से पब्लिक इंटरेस्ट जो इन्वॉल्व है, एज बिटवीन द डिस्क्लोजर एंड रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन, दो चीजों के बीच में डिस्क्लोज किया जाए या रोक के रखा जाए सूचना, एज सीक्रेट के रूप में क्लेम, जैसा क्लेम कर रही है थर्ड पार्टी, वो फिर डिसाइड करें। इफ द डिसीजन मेड बाय पीआईओ, अगर पीआईओ का ये डिसीजन होता है कि वो नहीं, वो दे देगा सूचना लाख कहने के बाद भी, इज एडवर्स, एडवर्स का मतलब हो गया एडवर्स टू दी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में अगर सीपीआईओ डिसाइड करता है, तो सच थर्ड पार्टी विल हैव ए राइट टू अपील, तो ऐसी तृतीय पक्ष भी है, उसको राइट है अपील में जाने का, प्रथम अपील में और द्वितीय अपील में, जैसा हमने आपको बताया। और जब अपील में जाएंगे तब तक वो जो है इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करेंगे, अगर डिस्क्लोज करेंगे तो काम ही खराब हो जाएगा, यानी अगर वो अपील में गए तो पहले अपील जो है डिस्क्लोज होगा, तब जाकर के वो। तो मेरे ख्याल से थर्ड पार्टी का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि थर्ड पार्टी को एज एग्जम्पशन कोर्ट नहीं करेंगे कहीं पर थर्ड पार्टी ये जो है ये प्रोसेस है डिसाइड करने का तृतीय पक्ष की सूचना का, और अगर जो है एग्जम्पशन लेना है किसी भी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन के लिए, तो सेक्शन 8 ही एग्जम्पशन क्लाज है, और उसी सेक्शन 8 के क्लाज से ही आपको उसको रीजन्ड ऑर्डर में रिप्लाई देना पड़ेगा, और सेक्शन 8 आपको पूरा प्रोसेस बताएगा। तो मेरे ख्याल से सेक्शन 8 का कोई कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए आपको। सेक्शन 11 जो है बिल्कुल स्पष्ट है कि थर्ड पार्टी के को डील करने का प्रोसेस क्या है। तृतीय पक्ष भी आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तृतीय पक्ष कोई प्राइवेट भी पार्टी हो सकती है और कोई भी सरकारी दफ्तर भी हो सकता है। और ये जो है प्रथम पक्ष जो है आपका एप्लीकेंट हो गया, द्वितीय पक्ष आपका सीपीआईओ जिससे मांगा है, और तीसरा पक्ष हो गया जिसकी सूचना जो है रखवाई गई है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई दूसरा ऑफिस हो या कोई जो है प्राइवेट पार्टी का कोई जो है कुछ पेपर्स हो, कुछ इंफॉर्मेशन हो, जिसे उसने कहा कि सर ये कॉन्फिडेंशियल है और इसको किसी को बताइएगा नहीं, इसको अपने पास सीक्रेट रखिएगा। तो ऐसी सिचुएशन में तो ऐसे इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा नहीं होते, बहुत थोड़े इंफॉर्मेशन, हर इंफॉर्मेशन को थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन आप नहीं मान सकते। जो उसके डोमेन में है तो वो अधिकतर इंफॉर्मेशन जो है वो सब जो है वो सीपीआईओ के डोमेन वाला ही इंफॉर्मेशन होगा जिसको वो डिसाइड करे कि देना है कि नहीं देना। थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन जिसमें ये सेक्शन 11 का प्रोसेस यूज करना है, ऐसी इंफॉर्मेशन बहुत ही कम होती है, रेयर होती है, जिसमें फिर जो है जैसे मान लीजिए किसी प्राइवेट फर्म की डीलिंग है किसी फैक्ट्री से, मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, प्रोडक्शन फैक्ट्री गवर्नमेंट की है और वहां पर डीलिंग है किसी फर्मों का परचेज वगैरह है कोई, तो वो फर्में अपना बताती है कि उनके पास क्या क्या जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में मशीनें क्या है, क्या उनका जो है ईयरली आउटरन है, और वो जो है वहां पर रजिस्ट्रेशन कराती है। मान लीजिए वो कहते हैं कि सर ये हमारा जो है ये इंफॉर्मेशन जो है हमारी कॉन्फिडेंशियल है या सीक्रेट है, इसको मत बताइएगा, तो उस कंडीशन में उसे पूछना होता है। तो ऐसी हर इंफॉर्मेशन जो है वो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन नहीं हो जाती। तो मेरे ख्याल से इन्हीं शब्दों के साथ आज का हमारा लेक्चर यहीं पर, ये आपके साथ इंटरेक्शन यहीं पर एंड होता है। और मेरा आपसे विनती कि अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सर्विस मैटर्स करके ये हमारा चैनल है भाई रामजी गुप्ता, और ये जो है निरंतर आरटीआई की सीरीज ऐसे चलती रहेगी और अनेक विषयों पे जो है सर्विस मैटर्स के हम आपको अवेयर करते रहेंगे। इसी तरह से हम आपका जो है ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई वुड बी मीटिंग यू अगेन।